नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो साइंस में। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं बात करूंगा सपनों के बारे में। सपनों का विज्ञान, मनोविज्ञान व ज्योतिष की दृष्टि से विश्लेषण करूंगा। सपनों के क्या कारण हैं व जीवन में सपने क्या प्रभाव लेकर के आते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। यदि आपने बुरा सपना देख लिया तो उसके लिए क्या उपाय होंगे, इसके बारे में भी बात करूंगा। मैं सपनों के बारे में वैज्ञानिक तरीके से आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा और उसके पश्चात वीडियो के अंत में मैं बात करूंगा एक लकी कमेंट की, जो है मिस्टर कार्तिक ठाकुर का। मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और उन्हें उनकी कुंडली के माध्यम से बताऊंगा कि जीवन में किस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सपनों के बारे में। दोस्तों, सपने, जब हम सोते हैं तो सपने देखना एक आम बात है। नींद आते ही हम सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। सपने कभी अच्छे आते हैं और कभी-कभी सपने बहुत ही भयानक आते हैं, बहुत ही डरावने आते हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि हम मुक्त गगन में उड़ रहे हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि हम अपने खास लोगों के साथ खुशियां मना रहे हैं। कभी ऐसा सपना होता भी है, कभी-कभी ऐसा भी सपना होता है कि हम अपने खास दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसे भी सपने आ जाते हैं, खासकर विद्यार्थियों को लगता है कि जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं और हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। इस प्रकार कभी सपने बहुत डरावने होते हैं और हमें लगता है कि भूत प्रेत हमारे सपनों में आ गए हैं। कभी लगता है कि आग, हमारे आसपास आग लग चुकी है। कभी ऐसा लगता है कि कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया है। कभी ऐसा लगता है कि हमें सपने में सांप ने काट लिया है। इस प्रकार जब हम कोई डरावना सपना देखते हैं, चाहे वो कुत्ते के काटने का हो, चाहे सांप के काटने का हो या आग का हो, और जब हम सुबह उठते हैं तो जब अच्छा सपना देखते हैं, हमने अच्छा सपना देखा होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब कभी हम खराब सपना देखते हैं तो खराब सपना देखने के पश्चात हम चिंता में पड़ जाते हैं और हम अपनों से, अपने मित्रों से बातें करना शुरू कर देते हैं कि आज मैंने बहुत खराब सपना देखा है, इसका क्या अर्थ होगा, यह सपना मेरे जीवन में क्या लेकर के आएगा। और हम अपने परिवार और मित्रों से इस सपने के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। या कभी हम किताबें ढूंढ लेते हैं, स्वप्न फल की किताबें, सपनों का फल जिसमें बताया होता है, और उन किताबों में ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं कि इस सपने का क्या प्रभाव होगा जो आज रात को मैंने देखा है। अब प्रश्न उठता है कि किस तरह से सपने का अर्थ निकाला जाए। यह आपके जीवन में खुशी लेकर के आएगा या कष्ट, इस बात का निर्धारण हम कैसे करें। इससे पहले कि सपनों का मैं आपको ज्योतिषीय पहलू समझाऊं, ज्योतिष में सपने का क्या महत्व है और क्या उपाय हैं यदि आपने बुरा सपना देख लिया है, मैं इससे पहले एक व्यवहारिक पहलू आपको समझाऊंगा और उसके पश्चात मैं ज्योतिषी पहलू पर इसका विवेचन करूंगा। आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जो कि मेरे अपने जीवन के अनुभव का है। और वो उदाहरण है, मैंने अपने जीवन में कई बार स्वप्न देखा कि मुझे सपने में कुत्ता काट रहा है, और कई बार मैंने सपने में कुत्ते को काटते हुए देखा। और दूसरा, मैं आपको एक और किस्सा बताता हूं। दूसरा मेरा सपना जो मुझे आया, उस सपने में मैंने देखा कि सूर्य डूब रहा है, मैं सूर्य को डूबते हुए देख रहा हूं। मैंने कहीं पढ़ रखा था कि डूबते हुए सूर्य को सपने में देखना मृत्यु लाता है और उससे मृत्यु तक व्यक्ति की हो जाती है। और विद्वान लेखक ने तो यहां तक दावा किया था कि 6 महीने के अंदर ही जो सपना देखता है सूर्यास्त का, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे
पहले उदाहरण के बारे में बात करूंगा कि सपने में कुत्ते ने काटा तो उससे क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरे जीवन में मुझे कुत्ते ने सपने में कई बार काटा, और जब मैंने इसके बारे में चर्चा की या पुस्तकों में पढ़ा या मैंने विद्वान लोगों से इसके बारे में चर्चा की, तो मुझे किसी ने बताया कि राहु और केतु देव जब किसी के ऊपर उनकी बुरी दृष्टि पड़ती है तो उस व्यक्ति को इस प्रकार के सपने दिखाई देते हैं, और कुत्ते का जो काटना है, कुत्ते का काटना नजर आता है सपने में। तो मुझे बताया गया कि आप राहु और केतु देव के उपाय कीजिए, और इन उपायों को करने के पश्चात आपको कुत्ते के काटने के सपने आना बंद हो जाएगा। और मित्रों, मैंने वही किया। मैंने राहु और केतु देव के जो उपाय थे उनके अनुसार मैंने उपाय किए, और मैंने कुत्ते को रोटी खिलाई। कुत्ते को मैंने जो भी मंगलवार और शनिवार को जो भी मुझे उपाय बताए गए थे, और मैंने वो उपाय किए, उसके पश्चात कुत्ते के काटने का सपना मुझे आने बंद हो गए। अब देखिए, मैंने ज्योतिषी पहलू से बताया कि मुझे किसी ने बताया कि राहु और केतु के उपाय कीजिए, मुझे या किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा था, तो उसके कारण जो मुझे समस्या मेरे जीवन में आ रही थी वो समस्या समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको दूसरे सपने के बारे में बताता हूं कि दूसरा सपना जो मुझे सूर्यास्त को मैंने अपने सपने में देखा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। मुझे सपना आया कि मैंने सपने में सूर्य को डूबते हुए देखा, और सूर्यास्त सपने में देखना मृत्यु लाता है, ऐसा मैंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक में पढ़ा था। विद्वान ने दावा किया था कि 6 महीने के अंदर ही जातक की मृत्यु हो जाती है। और क्या हुआ कि सूर्यास्त मैंने देख लिया। मुझे सपने में जब मैंने सूर्यास्त के बारे में पढ़ा कि ऐसा होता है, उसके पश्चात मुझे भय होने लगा कि कहीं मैं सपने में सूर्यास्त ना देख लूं, और अगर मैं सपने में सूर्यास्त देख लूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मित्रों, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने सूर्यास्त देख लिया कि मैं कन्याकुमारी घूमने गया हूं, और वहां पर मैं सूर्यास्त का आनंद ले रहा हूं। वास्तव में ये किस्सा कैसे हुआ, इसके मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी समझाता हूं। मैंने एक स्वप्न फल की एक पुस्तक लाई, और स्वप्न फल की पुस्तक में जब भी मुझे कोई सपना दिखता, छोटा मोटा कोई भी सपना रोज आता मुझे, तो मैं उस पुस्तक में उस सपने का फल ढूंढना शुरू कर देता। और जब सपने का फल तो एकदम से तो मिलेगा नहीं। मान लो मैंने सपने में देखा कि आग लग गई है या चोरी हो गई है, तो मैं पुस्तक में जब ढूंढूंगा तो मैं 50 सपनों के फल और भी पढ़ूंगा कि इस सपने को देखने से ऐसा होता है। तो वहीं पर ही मेरी नजर पड़ी थी कि अगर सूर्यास्त होते हुए देख ले व्यक्ति तो उसकी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे जैसे जैसे मैं स्वप्न फल के समय सपने देखता था कि ऐसा सपना देखने से ऐसा होता है, तो मुझे उसी प्रकार के सपने आना प्रारंभ हो गए। और देखिए, मुझे एक दिन मुझे एक दिन वो सपना आ ही गया जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। और उसके पश्चात मैं बहुत डरने लगा, और यहां तक कि मैंने घर वालों को बिना बताए अप्रत्यक्ष रूप से उनको बताना शुरू कर दिया कि मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी ऐसी मेरी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, मैंने यहाँ पर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज रखी हुई हैं, मेरे पास इतना पैसा है, या जो भी मेरे पास मेरी जो संपत्ति थी या कुछ भी था, मैंने अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को बताना प्रारंभ कर दिया। हालांकि वो मुझसे कई बार प्रश्न पूछते थे कि तुम्हें आजकल क्या हो गया है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमने क्या लेना तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो मैं बार बार बताता था उनको कि मैंने अलमारी के इस जगह पर इंश्योरेंस पॉलिसी रखी हुई है, ऐसा किया है। तो दोस्तों, मैं बहुत डर गया था, और यह घटना 2010 की है। मित्रों, 6 महीने का समय था। 6 महीने का जो एक वैलिडिटी पीरियड मेरा बताया गया था, लेकिन आज 10 साल हो गए हैं। ईश्वर की कृपा से 10 साल के बाद भी मैं आप लोगों के समक्ष हूं, हाजिर हूं, स्वस्थ हूं। ईश्वर की कृपा से मैं एक सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहा हूं। अब प्रश्न उठता है अब प्रश्न उठता है कि एक उदाहरण मैंने आपको पहले वाला दिया, उसमें मैंने उपाय किया, या जो जो मैंने पढ़ा था वो चीज हो गई, और उपाय करने से वो सपना आना भी बंद हो गया। लेकिन दूसरी जगह विद्वान ने जो दावा किया था वो फेल हो गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरी जगह पर जो मैंने सपने में देखा वो चीज नहीं हुई, या जो कि दावा किया गया था, लेकिन पहली जगह वो काम कर गई। तो इस बात को समझने से पहले, अब मैं आपको इस बात को समझाऊं, इससे पहले हमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना पड़ेगा। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है मन। हमारे शरीर से भी शक्तिशाली है। कहते भी हैं
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मनोविज्ञान में मन के दो भाग बताए गए हैं, एक चेतन मन जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और दूसरा अवचेतन मन जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। चेतन मन एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है, तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं। जैसे अगर आप कार चलाना जानते हैं तो आपको शायद याद होगा, जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते थे तो काफी डरे हुए होते थे। कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक लगाने हैं। हमारा पूरा फोकस कार चलाने के मूवमेंट पर होता है। यानी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब चेतन मन के उदाहरण हैं। अब मैं समझाता हूं आपको अवचेतन मन के बारे में। अवचेतन मन को समझने के लिए हमें कार चलाना जो था उसका ही उदाहरण लेते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं तो कार चलाते समय हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं और उस चीज को नोटिस भी नहीं करते। सब कुछ एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। कार चलाते हुए बगल वाले व्यक्ति से बात करते हैं, साथ साथ ब्रेक लगाते हैं, गियर बदलते हैं। ये सब स्वतः ही हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि ये हमारी हैबिट बन जाती है और हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही बनती है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में भी कुछ खाएं तो वो हमारे मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं जाएगा। अवचेतन मन जब किसी चीज को मान लेता है, जैसे अवचेतन मन ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज को मान लेता है, वह इस बात को रियलिटी में ढाल देता है। यही तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज हमारे लिए अच्छी हो या बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसे इस बात से समझिए कि अवचेतन मन हमारे शरीर और हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करता है। मनोविज्ञान के अनुसार जो बातें हम वास्तविक दुनिया में पूरी नहीं कर पाते या जो डर भय हमें होते हैं, वे हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरे मन में भय उत्पन्न हो गया कि मुझे सूर्यास्त का सपना नहीं आना चाहिए, और वो मेरे मन में चला गया और वो सपना आ भी गया। तो ये अवचेतन मन का ही कमाल था। तो अब मैं समझाता हूं ज्योतिषीय पहलू को। ये तो वैज्ञानिक तरीके से मैंने समझा दिया कि सपना कैसे होता है। हमारे अवचेतन मन के कारण हमें सपना आता है, और हमारे अवचेतन मन के कारण ही चाहे अच्छा सपना है चाहे बुरा सपना है। तो फिर ज्योतिषीय पहलू क्या हुआ भाई? तो अब मैं आपको इसका ज्योतिषीय पहलू भी समझाता हूं, जिससे आपको ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब देखिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान पूरी तरह से वैज्ञानिक है और ज्योतिष विज्ञान कई विज्ञानों का मिश्रण है, अर्थात कई विज्ञानों की उत्पत्ति ज्योतिष से होती है। बहुत सी समस्याओं का समाधान ज्योतिष करता है। ज्योतिषीय पहलू को समझने के लिए आपको समझना होगा कि ऑरा अर्थात आभामंडल क्या होता है। हम बड़े बड़े महापुरुषों, महात्माओं की फोटो देखते हैं तो उसमें उनके सर के पीछे एक प्रकाश रूपी आभामंडल चित्रित होता है। आप कभी किसी महात्मा की, जैसे महात्मा बुद्ध की देख लीजिए, उनके सिर के पीछे एक आभामंडल दिखाई दे रहा है। या हमने कई ग्रंथों में भी पढ़ा है कि अमुक ऋषि बहुत तेजस्वी थे। हालांकि ये जो आभामंडल होता है यह अदृश्य होता है, लेकिन उनका तेज दिखाने के लिए यह आभामंडल उनके पीछे दर्शाया जाता है। तो जो ऋषि बहुत तेजस्वी थे, वो जिस तेज की बात करते हैं वो यही आभामंडल की बात करते हैं, जो कि अदृश्य होता है। जिस व्यक्ति के पास जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है वह उतना ही तेजस्वी होता है।
या उसका आभा मंडल उतना ही बड़ा होता है। यह बात आज साइंस भी मानता है, विज्ञान भी मानता है। और अब तो इस ऑरा को, इस आभा मंडल को मापने की मशीनें भी आ गई हैं। आप कहीं पर भी जाकर के कुछ पैसे देकर के, कुछ शुल्क देकर के आभा मंडल की अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं। तो ज्योतिष में आपको क्या बताया जाता है कि आपको अमुक ग्रह की दशा आ गई है, या आपको किसी मारक ग्रह की दशा आ गई है, तो आपका बुरा समय शुरू हो गया है। अब इसे वैज्ञानिक तरीके से समझिए। जब आपको किसी मारक ग्रह की दशा या अंतर्दशा आ रही है, इसका अर्थ यह हुआ कि उस मारक ग्रह की जो नेगेटिव एनर्जी है, या उसके कारण जो आपके शरीर में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो बढ़ रही है, अर्थात आपके आभा मंडल को कमजोर कर रही है। उस ग्रह की रश्मियां आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ा रही है, और वह नेगेटिव एनर्जी आभा मंडल को कमजोर कर रही है, और यही आपकी समस्याओं का कारण है। उसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके अवचेतन मन पर होता है, और जिसके कारण आपके सपने भी नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए ज्योतिष आपको मारक ग्रहों के उपाय करने को कहता है, ताकि आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़े और आपका आभामंडल मजबूत हो, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पर अपना बुरा प्रभाव ना डाल सके। तो मैंने आपको बताया कि जैसा पहले वाला मैंने उदाहरण दिया, उसमें मैंने राहु और केतु के जब उपाय किए तो मेरी पॉजिटिविटी बढ़ गई, और जो नेगेटिव सपने मुझे आ रहे थे वो सपने खत्म हो गए, वो प्रभाव खत्म हो गया सपने का, जो मैंने ज्योतिषीय उपाय उसका किया। अब ज्योतिष क्या उपाय बताता है? ज्योतिष बताता है बीज मंत्र का जाप कीजिए। इससे क्या होगा? बीज मंत्र का जाप आप जब करेंगे, एक मेडिटेशन की क्रिया में जब आप जाएंगे, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। ये सिद्ध हो चुका है, ये सिद्ध हो चुका है। मेडिटेशन करने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, आपका आभा मंडल स्ट्रांग होता है। ये वैज्ञानिक तरीके से भी सिद्ध हो चुका है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं, और आने वाले वीडियो में मैं इस पर आपको बहुत सारे उदाहरण दूंगा भी। वैज्ञानिक शब्दावली में समझाऊं तो आपके ऑरा को ये चीज स्ट्रांग कर रही है। जितना आपका ऑरा, जितना आपका आभा मंडल स्ट्रांग होगा, आपके जीवन में समस्याएं उतनी ही कम होंगी। आपके संपर्क में आने वाले सभी लोगों पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होगा। और अगर आप ऑरा मैपिंग मशीन से स्वयं को का निरीक्षण करवाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका आभा मंडल मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। ऑरा फोटोग्राफी में वो स्पष्ट रूप से नजर आएगा। दूसरा हम क्या ज्योतिष में उपाय बताते हैं? रत्न। कि रत्न जो किसका पहनते हैं? पॉजिटिव ग्रह का, या जो योग कारक ग्रह आपका होता है, केंद्र त्रिकोण में बैठा होता है, लग्नेश का मित्र होता है। इस प्रकार से कुछ कैलकुलेशंस करके जो आपके लिए सबसे अच्छा ग्रह होता है, उसकी हम रत्न रिकमेंड करते हैं। तो जो ग्रह आपका पॉजिटिव है, जिसकी रश्मियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, जब आप रत्न धारण करेंगे, वो रश्मियां आपके शरीर में जाएंगी, तो आपका आभा मंडल, आपका ऑरा उतना ही मजबूत होगा, और जो नेगेटिविटी है वो दूर भागेगी, और सपने भी नहीं होंगे। मित्रों, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम बीज मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारा आभा मंडल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूती उसमें आती है, और वो मजबूती, वो पॉजिटिविटी ही नेगेटिव एनर्जी को हमारे से दूर भगाती है। ये मैं आपको साइंटिफिक टर्म्स में बता रहा हूं कि अगर आपको बीज मंत्र समझ में नहीं आ रहे हैं, या आपको रत्न समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप ये तो समझ ही सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारे आज की डेट में ऐसे उपकरण हैं जिससे नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को हम माप सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्योतिष उपायों से आपको मानसिक और शारीरिक आपके जो बल है वो बढ़ता है, तेज आपका बढ़ता है। तो इस प्रकार से आपका आभा मंडल स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। मित्रों, ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है। इस पर भरोसा कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है। यह कोई किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक विज्ञान है जो मानव को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है,
उसके जीवन में आने वाली संभावित नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उपाय समझाता है, उपाय सुझाता है। यदि व्यक्ति उन उपायों का अनुसरण करे तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। तो दोस्तों, ये था कि सपने बुरे या अच्छे क्यों आते हैं। जो हमारे बीच अंदर नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी होती है उसके कारण ये सारा प्रभाव होता है। और वो ज्योतिष उपाय बताता है, विज्ञान आपको उपाय नहीं बताता कि बुरे सपने आएंगे तो क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। ज्योतिष उपाय बताता है कि आप बीज मंत्रों का जाप कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। और उसके पश्चात आपकी जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो सपने होंगे ही नहीं। जो मेडिटेशन करते हैं उनको सपने होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। यदि होते भी हैं तो बुरे सपने नहीं होते। अगर बुरे सपना हो भी गया तो उसका उसके जीवन पर कोई बुरा प्रभाव होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप ज्योतिष पर भरोसा कीजिए और बीज मंत्रों का जाप कीजिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए अगर बुरे सपने आ रहे हैं, और जो मारक ग्रह हैं उनका उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। मैं आपको विश्वास के साथ यह दावा कर सकता हूं। इसके पश्चात मित्रों, अब समय हो गया है एक लकी कमेंट का। जो लकी कमेंट पिछले वीडियो में हुआ था वो है मिस्टर कार्तिक ठाकुर का। तो इस प्रकार से देखिए, आप अपने जीवन को खुशी से एंजॉय कर सकते हैं यदि आप ज्योतिषीय उपाय करते हैं। तो मिस्टर कार्तिक ठाकुर, जो कि जिनका व्यवसाय एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट हैं, उनका मैं विश्लेषण करूंगा कुंडली का। तो उनके चलिए अब कार्तिक ठाकुर की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। कार्तिक ठाकुर का लग्न वृश्चिक लग्न है और इस प्रकार लग्नेश मंगल देव हुए और इनकी राशि मेष राशि है, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में मेष राशि में बैठे हैं। मंगल देव जो इनके लग्नेश हैं वो दूसरे भाव में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं। दूसरा भाव कुटुंब, वाणी इत्यादि का धन का भाव होता है। तो इस प्रकार एक राजयोग जैसा निर्माण करते हैं और धन का कभी जीवन में अभाव नहीं होगा, धन संचय अच्छा होगा, ऐसा एक योग बनाते हैं। परंतु कुटुंब भाव में मंगल देव के बैठे होने के कारण जातक का परिवार वालों के साथ स्वभाव कुछ क्रोधी हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर सकता है। इसके लिए जातक को सावधान रहना चाहिए। साथ ही केतु देव लग्न भाव में बैठे हैं, जो आत्मविश्वास में थोड़ी कमी लाते हैं। जातक अभी बालक है, इसलिए मैं शिक्षा से संबंधित तथा व्यवसाय से संबंधित ही विवेचन मुख्यतः करूंगा, क्योंकि विस्तृत विश्लेषण में समय बहुत अधिक लगेगा। बालक की प्रारंभिक शिक्षा, जो कि दूसरे भाव से देखी जाती है, वो निर्विघ्न संपन्न हुई है, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल देव मित्र राशि में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। और बालक की जो माध्यमिक शिक्षा है, जो छठी कक्षा से ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की मैं अगर बात करूं, तो इसमें मीन राशि है तथा सूर्य देव विराजमान है। बृहस्पति देव अपनी नवम दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। इस प्रकार जातक की माध्यमिक शिक्षा अर्थात ग्रेजुएशन तक की शिक्षा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी, कोई विघ्न उसमें नहीं पड़ेगा और अच्छे अंकों में डिग्री हासिल होगी। अब बात करूं मैं उच्चतर शिक्षा की, हायर एजुकेशन, जिसे हम नवम भाव से देखते हैं, वह भी निर्विघ्न ही पूरी होगी, क्योंकि नवम भाव जो भाग्य भाव भी होता है उसमें बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि में विराजमान है और मंगल देव अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं। तो नवम भाव की राशि कर्क है, जिसके स्वामी चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, जिससे चंद्रमा की शुभता में थोड़ी सी कमी आ रही है। परंतु शिक्षा निर्विघ्न होगी और भाग्य बहुत अच्छा है। शिक्षा का सूक्ष्म विश्लेषण चतुर्विशांश कुंडली से भी मैं करूंगा। अब आजकल जो महादशा और अंतरदशा चली है वो शुक्रदेव की महादशा और बुध की अंतरदशा चली है। शुक्रदेव इस कुंडली में एक अशुभ ग्रह है तथा बुध देव भी इस कुंडली में एक अशुभ ग्रह ही है। शुक्र की महादशा में बुध का अंतर
हालांकि अच्छे परिणाम लाता है, परंतु यहां दोनों अशुभ स्थिति में हैं, जिसके कारण जातक को बालों की झड़ने की समस्या और चर्म चमड़ी से संबंधित कुछ समस्या रह सकती है। और शुक्रदेव थोड़ा ध्यान भ्रमित कर सकते हैं, क्योंकि इस कुंडली में एक अशुभ ग्रह है। लग्जरी लाइफ की तरफ ध्यान थोड़ा सा आकर्षित रहेगा, गाड़ियों की तरफ, मकान की तरफ, अच्छे घूमने फिरने का शौक, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना इत्यादि। क्योंकि जातक एक बालक है, तो शुक्रदेव के प्रभाव के कारण पढ़ाई से थोड़ा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो सकता है और जातक को प्यार मोहब्बत के चक्कर से दूर रहना चाहिए। ऐसा जातक के साथ आजकल हो सकता है। अब जरा चतुर्विशांश कुंडली से विश्लेषण करते हैं। चतुर्विशांश कुंडली में जो लग्नाधिपति मंगल देव हैं, वो भाव वर्गोत्तमी होकर, लग्न कुंडली के लग्नाधिपति मंगल देव थे, तो भाव वर्गोत्तमी यहां पर भी दूसरे ही भाव में बैठे हैं, तो यह बहुत शुभ स्थिति है। चतुर्विशांश कुंडली के लग्नाधिपति शनिदेव, वो पंचम भाव में शिक्षा के ही भाव में बैठे हुए हैं और गुरु के साथ बैठे हुए हैं, उनकी युति है। बुध देव की राशि में बैठे हुए हैं, तो यह भी एक शुभ स्थिति है। हालांकि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश करते हैं, परंतु संतुलन देखिए कितना अच्छा बना है कि गुरुदेव भी उसी भाव में बैठे हैं और गुरुदेव यहाँ के कारक ग्रह भी हैं, तो संतुलन बहुत अच्छा। गुरुदेव जिस ग्रह भाव में बैठते हैं उस भाव को वो शुभ करते हैं, उसकी शुभता को बढ़ाते हैं, तो इस प्रकार से बहुत अच्छा संतुलन हो जाता है। परंतु साथ में गुरु चांडाल नाम का योग भी यहां पर बन रहा है, इसलिए जातक को अपने गुरु की सेवा, गुरुओं का आदर और करना चाहिए और गुरु की निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो चतुर्विशांश कुंडली के जो पंचमेश हैं बुध देव, वो त्रिकोण भाव में ही बैठे हैं, नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठे हैं। हायर एजुकेशन भी यहां से हम देखते हैं, और सूर्य देव के साथ बैठ करके बुद्धादित्य योग बना रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा योग यहां पर बन रहा है। इस प्रकार शिक्षा में कोई भी बाधा नहीं है, शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी होगी। अब बात करते हैं व्यवसाय की, जिसे हम दशमांश कुंडली से देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम लग्न कुंडली में देख लेते हैं। लग्न कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव त्रिकोण में बैठे हुए हैं। जब भी व्यवसाय के बारे में देखा जाता है तो दशम भाव के साथ साथ कारक ग्रह सूर्यदेव होते हैं, तो यहाँ पर तो कारक ग्रह भी सूर्यदेव ही हैं, दशमेश भी सूर्यदेव ही हैं। बहुत अच्छी स्थिति है और सूर्यदेव त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं मंगल देव को, क्योंकि मंगल देव मैनेजमेंट के कारक होते हैं। जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपकी मैनेजमेंट कैसी होगी, तो मंगल देव भी धन भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में बैठे हैं। और साथ में देखते हैं बुध देव को, क्योंकि व्यापार व्यवसाय के कारक बुध देव हैं, तो बुध देव इस कुंडली में अशुभ होकर के त्रिक भाव में बैठे हैं। यह बुध देव थोड़ा सा चिंता का विषय इनके लिए जरूर रहेगा, इसके उपाय करना जरूरी है। अब हम दशमांश कुंडली में देखते हैं कि दशमांश कुंडली में क्या स्थिति ग्रहों की बन रही है। तो जो कारक ग्रह हैं और जिन ग्रहों को हम व्यवसाय के लिए देखते हैं वही ग्रह इस कुंडली में देखे जाने हैं, क्योंकि लग्नाधिपति भी वही है। जैसे इस दशमांश कुंडली के लग्नाधिपति बुधदेव हैं, तो बुधदेव वैसे भी कारक ग्रह हैं व्यवसाय के, तो लेकिन यहाँ भी बुधदेव की स्थिति निर्बल है, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो बुध और साथ में ही दशमेश भी बुधदेव ही है, तो इसलिए व्यवसाय को लेकर के जब हम सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं तो व्यवसाय को लेकर के हमें लग्न कुंडली में ज्यादा समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी समस्या दिख रही है कि व्यवसाय निर्धारण में और व्यवसाय करने में कुछ जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और जो भी व्यवसाय जातक करेगा उस व्यवसाय में थोड़ी सा संघर्ष, थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अब इसी कुंडली में अगर हम बात करें, इस कुंडली के लग्नेश भी बुधदेव हैं, दशमेश भी बुधदेव हैं और बुधदेव कमजोर स्थिति में है, परंतु लगन कुंडली के लगनाधिपति मंगल देव वो भी त्रिक भाव में ही बैठे हुए हैं, लेकिन मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो यहां पर भी मंगल देव की स्थिति थोड़ी सी निर्बल हो जाती है। परंतु सूर्य जो कि वहां दशमेश भी हैं और दशम भाव के कारक ग्रह भी होते हैं, यहां भी कारक ग्रह दशम भाव के सूर्यदेव हैं, तो सूर्यदेव अच्छी स्थिति में है। सूर्यदेव मित्र राशि में ही शत्रु राशि में जरूर बैठे हैं, लेकिन त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो सूर्यदेव की स्थिति इस कुंडली में अच्छी है। इसलिए व्यवसाय करती बार जातक को शुरू करती बार कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कुछ मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परंतु बाद में रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे? क्योंकि आय अच्छी होगी। आय अच्छी क्यों होगी? क्योंकि जो आय स्थान है, आय स्थान में गुरु और चंद्रदेव
गज केसरी योग बना रहे हैं और अत्यंत शुभ योग बना रहे हैं, क्योंकि चंद्रदेव अपनी स्वराशि में बैठे हैं और गुरु अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो आय स्थान में कोई कमी नहीं है, अर्थात इनकम अच्छी होगी। जो भी व्यवसाय करना चाहेगा, हालांकि सरकारी नौकरी में भी जातक जा सकता है और अपना व्यापार भी कर सकता है, तो जो भी व्यवसाय करेगा आय अच्छी होगी और धन संचय भी अच्छा रहेगा दशमांश कुंडली के अनुसार भी। और अगर हम लग्न कुंडली में देखें, तो लग्न कुंडली के अनुसार भी अगर हम देखें तो लग्न कुंडली में भी इनकी आय और जो धन संचय है वो बहुत अच्छा इसमें परिस्थितियां बन रही है। हाँ, आय भाव में थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन दशमांश कुंडली में वहां पर गज केसरी नाम का योग बन रहा है। तो इसलिए व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। अब मैं बताऊंगा कि जातक को कौन से उपाय करने चाहिए, क्योंकि अब कुंडली विवेचन तो हो गया, अब कुंडली को मजबूत करना है, जीवन को अच्छी तरह से जीना है, तो उपाय क्या करने चाहिए। तो पहला उपाय, लग्नाधिपति मंगल देव को मजबूत करें। इसके लिए मूंगा 6.25 रत्ती का सोने में अनामिका उंगली में धारण करें। रत्न कैसे धारण करना है इसके लिए मुझसे जातक चर्चा कर सकता है। दूसरा उपाय, बुध देव जो कि इस कुंडली में थोड़ा सा परेशानी कर रहे हैं और आजकल बुध देव की अंतर्दशा भी चली हुई है, तो बुध देव के बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप प्रतिदिन 108 बार करें। तीसरा उपाय, आपके इष्ट देव भगवान नारायण हैं, भगवान नारायण की स्तुति किया करें और भगवान नारायण का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। चौथा उपाय, प्रतिदिन जब आप पूजा कर बैठेंगे उसके पश्चात भगवान सूर्य देव को 11 बार निम्न मंत्र से प्रणाम करें। हाँ, आपने सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना है, केवल प्रणाम करना है, और मंत्र है ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। तो इस प्रकार मित्रों, ये था कार्तिक ठाकुर की कुंडली का विश्लेषण। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। भगवान आपको सुखी बनाए, आपके जीवन में सफलता लाए। ज्योतिष एक विज्ञान है और यह जीवन को सरल बनाने के लिए, अच्छे ढंग से जीने के लिए उपाय सुझाता है, आपका मार्गदर्शन करता है। ज्योतिष पर भरोसा रखें, यह एक विज्ञान है। राधे राधे।